Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is the explanation lecture for the chapter number 9. अब तक बच्चों हम लोगों ने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं मैथमेटिक्स के। अब इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में वर्ड्स प्रॉब्लम ज़्यादा है और इन चैप्टर्स का लेवल थोड़ा सा हाई है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस चैप्टर। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का एक एक्सप्लेनेशन लेक्चर बनेगा। पहले ये बनाऊंगी, पहले आप इसको देखना, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रपोर्शन क्या होता है, एंड प्रपोर्शन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि रेशियो क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग रेशियो से। रेशियो का मतलब होता है अ नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। मेरी बातों को बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, तो ही आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। देखो, रेशियो का मतलब होता है अ नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, 2/4, 5/6, तो ये सब क्या है, रेशियो। लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको कुछ और बोलती हूँ। देखो, जब हम किसी दो नंबर्स को डिवीजन के फॉर्म में कंपेयर करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। किसी भी दो नंबर्स को जब हम डिवीजन के फॉर्म में कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक नंबर मैंने लिखा है, ये क्या है, एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है, ये डिवीजन का साइन है। इसके ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड ये वाला जो नंबर है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब इसके बाद आप देखोगे तो न्यूमरेटर क्या है, 5 है, डिनोमिनेटर 6 है। तो न्यूमरेटर इज व्हाट, ग्रेटर देन 1 बाय डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर क्या है, लेस देन 1 है बाय न्यूमरेटर। तो इस तरीके का कंपैरिजन आपको आपने देखा ना, तो ऐसे कंपैरिजन होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो का मतलब सिंपल है कि डिवीजन के फॉर्म में हम जो भी नंबर्स लिखते हैं उनको रेशियो बोलते हैं। लेकिन अगर इससे भी आपको कुछ और नहीं समझ में आता है तो आप समझ सकते हो कि जब हम किसी दो नंबर को डिवीजन के फॉर्म में कंपेयर करते हैं तो वो भी क्या होता है, रेशियो ही होता है। अब इसके बाद प्रपोर्शन क्या होता है। तो प्रपोर्शन का मतलब होता है जब हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रपोर्शन बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 2/4 इज इक्वल टू 4/6। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये क्या है, ये एक रेशियो है। देखो, ये एक रेशियो है। सिमिलरली ये भी क्या है, एक रेशियो है। ये पूरा क्या हुआ, ये जो पूरा है, ये पूरा है प्रपोर्शन। तो जब मैं दो रेशियो को कंपेयर करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, प्रपोर्शन बन जाता है। अब इसके बाद बारी आती है डायरेक्ट प्रपोर्शन की एंड इनवर्स प्रपोर्शन की। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझना। पहले जो मैं बोल रही हूँ वो आप ध्यान से सुनो। देखो, जब हम किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उसमें एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो साइमल्टेनियसली दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। या फिर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो साइमल्टेनियसली दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। इस तरीके के प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ अनियन एंड वेट ऑफ अनियन। वेट ऑफ अनियन, अब अनियन का कॉस्ट यहाँ पे देखो, सपोज मैंने 1 kg अनियन परचेस किया है तो 1 kg अनियन का प्राइस अगर 30 रुपीज़ है। अब इसके बाद मैं वेट इंक्रीज करते जा रही हूँ, 2 kg कर दिया तो प्राइस क्या हो जाएगा, 60 रुपीज़। 3 kg कर दिया तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 90 रुपीज़। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे जैसे वेट इंक्रीज होते जा रहा है अनियन का, वैसे वैसे उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होते जा रहा है। अब आप इस तरफ से देखोगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करो, तो जैसे जैसे वेट डिक्रीज होते जा रहा है कॉस्ट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। सो सच टाइप ऑफ प्रपोर्शन क्या होता है, मतलब ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट प्रपोर्शन का। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, जो भी दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते, यहाँ पे हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, अनियन के कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, अनियन के वेट को कंपेयर कर रहे हैं। तो कॉस्ट और वेट का एक रेशियो बनेगा यहाँ पे। अब इस रेशियो में जैसे जैसे अनियन का वेट इंक्रीज होगा कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे अनियन का वेट डिक्रीज होगा कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। सो सच टाइप ऑफ प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब इसके बाद इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रपोर्शन को समझाने के बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इस पे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं।
तो पहले आप देखो कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो मैंने आपको क्या कहा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो भी दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते उसमें दोनों क्वांटिटीज या तो इंक्रीज होती है या तो साइमल्टेनियसली डिक्रीज होती है। इनवर्स प्रोपोर्शन में लेकिन इसका उल्टा होता है, जो भी दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते उन दो क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटीज अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, या पहली वाली क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसे टाइप ऑफ एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लूँ तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं डे, ठीक है, डे एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ वर्कर। देखो सपोज मुझे एक वॉल बनाना है, तो वॉल बनाने के लिए हमने कुछ वर्कर्स को हायर किया है। तो सपोज हमने 2 वर्कर्स को हायर किया, तो 2 वर्कर क्या करते हैं, 4 डेज में एक वॉल को प्रिपेयर कर देते हैं। अब इसके बाद अगर मैंने नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर दिए, 2 से मैंने 4 वर्कर्स को हायर कर दिए, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर दिए, तो क्या होगा, जो काम पहले 4 दिन में हो रहा था वो वॉल अब 2 डेज में ही बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे मैंने नंबर ऑफ डेज क्या किए, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज डिक्रीज किए, देखो तो नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो गए। आप समझ सकते हो ना, यहाँ पे पहले मैंने एग्जांपल लिया कि नंबर ऑफ डेज क्या है, 4 है, नंबर ऑफ वर्कर 2 है। इसके बाद मैंने नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ डेज कम लगे। तो जब हम नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करते तो नंबर ऑफ डेज कम लगते, एंड जब हम नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, यानी काम करने में ज़्यादा दिन लग जाता है। तो ऐसे टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं इसे हम बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। अब इसके एक एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो अब एक हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने जो एक एग्जाम्पल लिया था आपको, कॉस्ट ऑफ अनियन एंड वेट ऑफ अनियन। तो क्वेश्चन क्या दिया होगा आपको कि सपोज 7 kg अनियन का वेट है, ठीक है, अनियन का वेट दिया, 7 kg अनियन का सॉरी कॉस्ट दिया होगा, कितना है, 7 kg अनियन का कॉस्ट दे सकते हैं 210 रुपीज़, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा सपोज 7 kg अनियन का कॉस्ट है 210 रुपीज़। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, फाइंड आउट करो कि 10 kg अनियन का कॉस्ट कितना होगा। इस तरीके से फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको याद होगा कि 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। 12th चैप्टर था परसेंटेज जिसका नाम था, जहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, 1 kg का फाइंड आउट करते थे। 1 kg कोई भी मतलब जो भी क्वांटिटी यूज हो रहा है क्वेश्चन में उसका आप कॉस्ट फाइंड आउट करते थे एंड मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे भी आप कर सकते हो ना, 10 kg अनियन फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, 210 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 1 kg अनियन का कॉस्ट आ जाएगा, एंड आप उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 kg अनियन का कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, रेशियो से सॉल्व करके दिखाना है। वहाँ पे आपने रेशियो से नहीं किया था, यहाँ पे आपको रेशियो से सॉल्व करना है। तो आप ये 1 kg नहीं फाइंड आउट कर सकते। आप यहाँ पे क्या अज्यूम करोगे सोल्यूशन में, सपोज द कॉस्ट ऑफ 10 kg अनियन, 10 kg अनियन बी x रुपीज़, ठीक है। आप अज्यूम करोगे कि ये जो 10 kg अनियन है उसका प्राइस क्या है, x रुपीज़ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। देखो देयरफॉर रेशियो लिखेंगे, यहाँ पे मैं अपॉन का साइन बना देती हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं अपॉन का साइन बना देती हूँ। 2 रेशियो लिख रहे हैं मतलब ये क्या बन गया, प्रपोर्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये भी बताना होता है सॉल्यूशन में कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली पूरा फुल सोल्यूशन नहीं लिख रही, लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ अनियन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेट भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे कॉस्ट डिक्रीज होगा वेट भी डिक्रीज होगा। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो लेंगे। रेशियो किसका लेते हैं, जो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किसको कर रहे हैं, कॉस्ट को कर रहे हैं एंड हम वेट को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रेशियो लिखते हैं तो न्यूमरेटर में आपकी मर्जी, आप वेट लिखना चाहो तो वेट लिख सकते हो, कॉस्ट लिखना चाहो तो कॉस्ट लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे वेट लिख रही हूँ, तो 7 kg अनियन जो है इसका वेट कितना है, सॉरी इसका कॉस्ट कितना है, 210। सिमिलरली यहाँ पे जब आप रेशियो लिखते हो तो आपको क्या करना होगा, सेम सेम ही लिखना होगा। अब यहाँ पे आपने ये क्या लिखा है 7, ये क्या है, वेट है, तो यहाँ पे भी आप वेट ही लिखोगे। ये कॉस्ट है तो यहाँ पे आप कॉस्ट ही लिखोगे। अगर ये चीज़ आपने गलत कर दी तो सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप रेशियो लिखते हो तो जो 2 क्वांटिटीज़ को आप कंपेयर करते हो उन्हीं 2 क्वांटिटीज़ को आपको रेशियो में लिखना है।
अब ये भी डिपेंडेंट नहीं होता है कि न्यूमरेटर में क्या लिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या लिखना चाहिए, ये आपकी मर्जी। मैंने अपनी चॉइस से यहाँ पे वेट लिख दिया एंड यहाँ पे कॉस्ट लिख दिया, आपकी मर्जी, आप वहाँ ऊपर कॉस्ट लिख दो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वेट लिख दो। लेकिन जहाँ पर आप एक रेशियो लिख रहे हो, न्यूमरेटर में आपने अगर वेट लिखा है तो आपका इस करस्पॉन्डिंग जो रेशियो आप लिखोगे इसमें भी आपको वेट ही लिखना होगा। तो यहाँ पे 7 kg लिखा है, यहाँ पे 10 kg का फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ 10 ही लिख सकते हैं, यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे, लिख दिया तो हमारा सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, कॉस्ट है, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट अज्यूम किया x रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय x बिकम 7x, 210 मल्टीप्लाई बाय, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वैसे ही हमें कट करना होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये जो 7 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो जब ये मूव होगा राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो हम 7 इस तरीके से लिख देंगे। देखो 7 1 7, 7 3 21 एंड ये 0 एज इट इज, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 300। इट मीन्स 10 kg अनियन का कॉस्ट कितना है, 300 रुपीज़ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो इनवर्स प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चंस रहते। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में भी सेम एग्जांपल ही मैं सॉल्व करूंगी जो मैंने पहले आपको समझाने के लिए दिया था कि सपोज मुझे एक वॉल बिल्ड करना है, वॉल को बनाना है, ठीक है। तो वॉल बनाने के लिए कुछ वर्कर्स को हम हायर करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज का कॉलम आएगा, नंबर ऑफ डेज का कॉलम आएगा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर सपोज 2 है तो वॉल बनाने के लिए 4 दिन लग रहा है। अब यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ, अब हम क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमें फाइंड आउट करना है कि अगर नंबर ऑफ डेज 2 है तो कितने वर्कर्स ने काम किया, ठीक है। सपोज अगर वॉल 2 डेज में प्रिपेयर हो रही है तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमें चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स यूज किया है। अब इसके बाद आपको देखकर समझ में आ रहा है ना कि जब जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स क्या किए हमने इंक्रीज करते, ये जेन्यूनली हमें पता होता है, हमारे रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड होते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, डेज कम लगेंगे। अगर नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज कर देंगे तो काम करने में टाइम लगेगा एंड डेज इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके बाद हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में हम रेशियो नहीं लिखते हैं, आप ध्यान से देखना, इनवर्स प्रोपोर्शन में हम प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देना आप, ये मैं समझाऊंगी आपको। प्रोडक्ट किसका लिखते हैं, तो प्रोडक्ट में जो दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं उसका हम प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम वर्कर्स को कंपेयर कर रहे हैं, डेज को कंपेयर कर रहे हैं, तो 2 और 4 का हम प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट मतलब आपको दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये दो चीजें हैं तो x मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू x, और ये जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2, देयरफॉर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर 4 इज इक्वल टू x। तो x क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए, 4 वर्कर्स चाहिए अगर 2 दिन में वॉल का काम कंप्लीट करना है तो, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन जो होते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, क्वांटिटीज का कांस्टेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं। देखो जो भी दो क्वांटिटीज को हम यहाँ कंपेयर करें उन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में देखने के लिए मिलेंगे। अब कांस्टेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्ट मतलब होता है कि जब हम किसी भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 एंड 5 का हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5 इज 20, ठीक है। अब ये मैंने वर्ड्स में लिखा है, सिंबॉलिकली मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20, ऐसे होता है। तो इसी तरीके से जब प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 6 बोला है तो आपको ऐसे लिखना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखना है एंड 5 6 होता है 30, तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हम जो भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसका प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट होता है, देखो 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आंसर 4 आया, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। एंड सिमिलरली जो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसमें देखो रेशियो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे एक रेशियो है 7/210, यहाँ पे क्या था 10/x था, तो 7/210 को अगर आप रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सिमिलर टेबल में आते हैं
तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो और रेशियो को छोटा कर सकते हो। जैसे 7 1 7, 7 3 21, 0 एज इट इज, तो ये रिड्यूस होके क्या बन गया 130। सिमिलरली यहाँ पर आंसर क्या मिला था 10/x आया था 300। ठीक है, अब इसे कैंसिल करूंगी तो क्या हो जाएगा, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 1/30 आ गया ना। तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होते हैं उसमें रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं उसमें प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जब हम इनवर्स प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे तो हम प्रोडक्ट लिखते हैं दोनों क्वांटिटीज का जिसको हम कंपेयर करें। ठीक है, सेम सेम क्वांटिटीज को आपको नहीं लिखना है, ऐसा मत करना है इनवर्स प्रोपोर्शन में डेज डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वर्कर वर्कर को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, डेज एंड वर्कर को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जितनी रिक्वायरमेंट थी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उतना मैंने समझा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।